यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है सेम चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने मेन टॉपिक किया एयर, देन हमने मेन टॉपिक किया वाटर। आज हम मेन टॉपिक करने जा रहे हैं सॉइल। आज के टॉपिक को करते ही बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा इस चैप्टर का। राइट? अंडरस्टैंड कर लिया आपने हमारा स्केड्यूल क्या है? तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है बेटा सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? सॉइल एक अर्थ पे पोर्शन है जिसके अंदर जो है डिकेइंग मटेरियल है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। रॉक्स के पाउडर्ड फॉर्म है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सॉइल जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है? ऐसा इसलिए कि सॉइल के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट्स को। और प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसी से पूरा वर्ल्ड वर्क करता है, क्योंकि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी अर्थ पर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सभी के सभी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के। राइट? तो जो सॉइल है हमारा इतना इंपॉर्टेंट अर्थ का पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट, तो फिर आज हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, कि जो इतना इंपॉर्टेंट हमारी अर्थ का पार्ट है जिसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल को डेवलप करते हैं, और सॉइल के अंदर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और उन प्लांट्स पे फूड बनता है, और वो फूड पे पूरा का पूरा वर्ल्ड डिपेंड है। जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी उस फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये बनता कैसे है? सॉइल फॉर्म्ड कैसे होती है? सॉइल फॉर्म्ड जब भी आपने एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड करना है कि सॉइल कैसे बनती है, तो आपको 2 सब हेडिंग्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हेडिंग क्या दिया है मैंने बोर्ड पे? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और सेकंड सब हेडिंग मैंने क्या दिया है? पेडोजेनेसिस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? सबसे पहले तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में आपने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना है कि जो रॉक्स बहुत बड़े बड़े साइज की हैं, बिगर रॉक्स का ब्रेकडाउन होना। अंडरस्टैंड? बिगर रॉक्स का ब्रेकडाउन होना इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स, इसे हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि सॉइल कैसे बनती है? उसको आपने 2 सब हेडिंग्स में एक्सप्लेन करना है, और वो 2 सब हेडिंग्स कौन से हैं? सबसे पहला हेडिंग है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हमने क्या बताना है कि रॉक्स जो हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स है, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और क्या बनाती हैं? स्मॉलर सिंपलर मिनरल पार्टिकल्स। उसे हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। लेकिन ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे पॉसिबल है? कैसे वो रॉक्स, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रॉक्स, कैसे वो टूट जाती हैं स्मॉलर पार्टिकल में? कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो रॉक्स क्या है, टूटकर नीचे गिर जाती हैं और हमारी सॉइल को फॉर्म्ड करती हैं?
तो इसके वेदरिंग ऑफ रॉक्स में बेटा सबसे पहले है फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाम ही आपको बता रहा है फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग, केमिकल का मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि फिजिकल कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं हमेशा, तो हम बात करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बेटा जैसे कि टेम्परेचर, विंड, रेन वाटर, आइस, ग्लेशियर्स, ठीक है। जब बहुत सारी तेज हवाएं चलती हैं, बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज बारिश आती है, और वो सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, आइस पड़ना, स्नो पड़ना, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रॉक्स को क्या कर देते हैं, वीक। वो रॉक्स को क्या कर देते हैं बच्चे, वीक कर देते हैं, कि उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। उसे हम वो हेल्प करते हैं रॉक्स के टूटने में, वो हेल्प करते हैं रॉक्स के ब्रेक डाउन होने में। इसे कौन सी वेदरिंग बोला, इसे बोला फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, हम क्लाइमेटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, विंड की, रेन की, वाटर की, स्नो की, ग्लेशियर्स की। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, बारिश का आना, तेज हवाओं का चलना, टेम्परेचर का चेंज होना, ये बार बार अनइक्वल टेम्परेचर होना, ह्यूमिडिटी होना, इससे क्या होता है, रॉक्स के अंदर कंट्रैक्शन होता है, रॉक्स के अंदर एक्सपेंशन होता है, और उस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण रॉक्स के सरफेस के ऊपर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, और उन क्रैक्स की वजह से वो रॉक्स जो हैं वीक हो जाती हैं, और वीक होकर क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन। इसे कौन सी वेदरिंग बोला, इसे बोला फिजिकल वेदरिंग। सेकंड है बात मैंने आपको बोली है कि आपको इस वेदरिंग ऑफ रॉक्स में केमिकल वेदरिंग एक्सप्लेन करना है। केमिकल वेदरिंग की जब बात आती है तो केमिकल्स की बात कर रहे हैं हम, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रेशन की बात हो रही है, और एसिड्स की बात हो रही है। जब एनवायरमेंट में कितनी पोल्यूशन है, एनवायरमेंट में कितना एसिड है, उसकी वजह से, उन केमिकल्स की वजह से जो एसिड्स हैं वो जब रॉक्स के ऊपर जो पड़ते हैं, वो रॉक्स को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, वो भी हेल्प करते हैं रॉक्स को वीक होने में, रॉक्स को ब्रेक डाउन होने में, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थर्ड जब बात आती है बायोलॉजिकल, जब भी हमने बायोलॉजिकल वर्ड यूज किया, हमने यूज किए ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिज्म बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी इंपैक्ट पड़ता है रॉक्स के ऊपर। जैसे कि आपने सुना होगा ग्रोथ ऑफ लिचन्स। लिचन्स क्या है, लिचन्स एक ऐसी कैटेगरी है जो जिसमें एल्गी और फंगी दोनों कंबाइन करके एक ग्रुप बनाते हैं। आपने एल्गी और फंगी का नाम सुना होगा। एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है और फंगी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। एल्गी और फंगी मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, हम उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं लिचन्स।
अब उस लिचन्स के फॉर्म होने से बायोलॉजिकल वेदरिंग में हेल्प मिलती है। उस लिचन्स के उसके ऊपर फॉर्म्स होने में उनके जो सरफेसेस हैं रॉक्स के, उसके अंदर से जो मिनरल रिलीज होते हैं, उसके अंदर से क्या रिलीज होते हैं बेटा? मिनरल्स। और उन लिचन्स की हेल्प से वो जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो क्रैक्स आते हैं बेटा, वो उनके सरफेस पे जो क्रैक्स आते हैं वो डीप और डीप और डीप चले जाते हैं, और वो भी हेल्प करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। तो जब भी आपको हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड का क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको कौन कौन से पॉइंट अंडर वेदरिंग ऑफ रॉक्स डिस्कस करने हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में आपको 3 सब पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला सब पॉइंट क्या बताया है मैंने? कौन सी वेदरिंग बताई है? फिजिकल। और यहां से आपने रिमेंबर करना है, याद करना है कि जब भी बात फिजिकल की होती है तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात होती है, जैसे कि एयर की बात होए, वाटर की बात होए, सनलाइट की बात हो, टेम्परेचर की बात हो बेटा, तो बात किसकी हो रही है? फिजिकल कंपोनेंट्स की। तो नाम से आपको पता चल गया कि फिजिकल वेदरिंग क्या है। सेकंड मैंने आपको बोला केमिकल्स। जब हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, एसिड से होने वाले बैड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो केमिकल में आपने एसिड फॉर्म्ड बताना है, केमिकल में आपने बताना है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बतानी है, जिससे क्या होगी? केमिकल वेदरिंग होगी। और जब भी हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं, हम लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं, तो आपको साथ ही साथ लर्न हो गया फिजिकल का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, और बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग कंपोनेंट, और केमिकल का मतलब केमिकल्स। तो आपको वेदरिंग के तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सीरियस होकर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको वेदरिंग ऑफ रॉक्स का टॉपिक अभी साथ के साथ ही लर्न हो गया। अब इन तीनों प्रोसेसेस से बेटा क्या हुआ? सॉइल जो है वो रॉक्स जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होकर किसका पार्ट बन गए? अर्थ का पार्ट बन गए। लेकिन सॉइल का फॉर्म्ड होना ही सिर्फ टॉपिक नहीं है, वो जो सॉइल फॉर्म्ड हुई है उसका डेवलप भी होना, उसे क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस, सॉइल की डेवलपमेंट। अब सॉइल आपके पास बन गई, आपकी अर्थ में ब्रेकडाउन होकर रॉक्स पाउडर की फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आपकी अर्थ पर आ गई। लेकिन उन पार्टिकल्स की डेवलपमेंट होना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉइल डेवलप नहीं होगी तो उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे? सॉइल अगर डेवलप ही नहीं है तो उसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होगी? तो सॉइल डेवलपमेंट कैसे होती है? आपने सॉइल को डेवलप होते हुए कैसे सुना है? उसके अंदर ह्यूमिड आ जाना, उसके अंदर ह्यूमस फॉर्म्ड हो जाना, उसके अंदर जो हमारी हेल्प करते हैं वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। वो डीकम्पोजर्स डेड मैटर ऑफ प्लांट और एनिमल्स, डेड एनिमल्स और प्लांट मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होती है किसकी हेल्प से? अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा, अर्थवॉर्म फार्मर के फ्रेंड्स हैं। अर्थवॉर्म फार्मर्स के फ्रेंड्स क्यों हैं? क्योंकि वो सॉइल को ह्यूमिड बनाते हैं, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने में हेल्प करते हैं। और भी ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोड्स है, आंट्स है, और भी डेड डीकम्पोजर्स है
जो डेड मैटर को डिकम्पोज करके मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में, ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? सॉइल डेवलपमेंट। और सॉइल डेवलपमेंट को साइंस में क्या कहते हैं? सॉइल डेवलपमेंट को साइंस में कहते हैं बेटा पेडोजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चे इसको? पेडोजेनेसिस। तो आपको इस टॉपिक में क्या क्या लिखना है? आपको लिखना है वेदरिंग ऑफ रॉक्स और दूसरा लिखना है पेडोजेनेसिस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में बच्चे आपको लिखना है कि 3 तरह से वेदरिंग हो रही है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, और थर्ड कौन सी हो रही है? थर्ड हो रही है हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसके बाद आपने तीनों तरीके से रॉक्स को ब्रेक डाउन की प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी। देन आपको उसकी डेवलपमेंट बतानी है कि सॉइल ह्यूमिड कैसे हुई, सॉइल को ह्यूमिड करने के लिए किसने हेल्प करी? डिकम्पोजर्स ने हेल्प करी। डिकम्पोज किया उन्होंने किसको? उन्होंने डिकम्पोज किया बेटा डेड मैटर को। डेड मैटर को डिकम्पोज करके उन्होंने सॉइल को ह्यूमिडिटी दी, सॉइल को डेवलप किया, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच किया। अब जो सॉइल हमारे पास आ गई है, इन दोनों प्रोसेसेस के बाद अब इसके अंदर हम अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और प्लांट ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, और पूरे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, राइट? अब अगला टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि प्लांट। वैसे तो सॉइल बहुत तरह की होती है, बट मैंने जो टाइप्स ऑफ, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, बहुत तरह की सॉइल होती है। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, बहुत तरह की आपने सॉइल पढ़ी है। लेकिन मैंने जो यहाँ पर सॉइल की टाइप्स लिखी हैं एज फॉर द किसके टॉपिक के बेस पे लिखी है बेटा? कि हमारे लिए प्लांट्स उगाने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी टाइप्स में से हमने चूज करना है। सॉइल मेनली कितनी तरह की होती है? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। अब सैंडी सॉइल है वो वाटर को एग्जिस्ट नहीं करती, वो हाईली पोरस होती है, उसमें से जो वाटर है वो पूरा का पूरा ही बाहर आ जाता है। और क्लेई सॉइल बहुत ज्यादा उसके कंपैरिजन में ऑपोजिट का मतलब कैसे? कि उसके अंदर पानी सारी जगह स्प्रेड होता ही नहीं है, वो सारे एक ही लेयर में पानी को होल्ड कर लेती है, रूट्स को पेनिट्रेट नहीं होने देती। और फिर थर्ड आई हमारी लोमी सॉइल, जो ना ही ज्यादा पोरस है और ना ही ज्यादा टाइट है, यानी कि गुड फॉर द प्लांट्स। लोमी सॉइल जो है उसे प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसमें क्ले भी है, इसमें सैंड भी है, इसमें सिल्ट भी है, और इसमें ह्यूमस भी है। आई मेरी बात समझ? इसमें सारे कंपोनेंट्स, इसमें अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है, पोरस भी है, एयर भी इसके अंदर रूट्स तक पहुंचती है। तो सबसे अच्छी सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी मानी जाती है बेटा? लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। क्लेई सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और लोमी सॉइल जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए बेटा, उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और साथ में ये जो है एयरेटेड भी है, जितनी एयर रूट्स के पास जानी चाहिए इस सॉइल के अंदर अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये पोरस भी है। जितनी पोरस होनी चाहिए प्लांट्स के लिए उतनी एक्यूरेट पोरस है, और जितनी एयरेटेड होनी चाहिए रूट्स के लिए उतनी एयरेटेड है। जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। समझ आई मेरी बात? क्लेई सॉइल के अंदर ह्यूमस बहुत कम होता है, और सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड ही नहीं करती। तो विद द सॉइल व्हिच इज बेस्ट फॉर द क्रॉप्स इज द लोमी सॉइल।
अभी अभी मैंने आपको पहले भी बोला कि सॉइल और भी बहुत तरह की होती है। ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, नेचुरल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है। ये सारी सॉइल्स, डेजर्ट सॉइल्स है, माउंटेन सॉइल है, ये सारी किसके अकॉर्डिंग है? एरियाज के अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं द सॉइल विच इज गुड फॉर द क्रॉप्स। The soil which is good for the crops, that is the loamy soil instead of sandy and clay soil. ठीक है जी बेटा। अब आपका टॉपिक आता है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉइल इरोजन। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप भी अपने प्रैक्टिस कॉपी पे सारे सब हेडिंग्स डालोगे सो दैट आपको पता चले कि हमने सॉइल टॉपिक के अंदर लर्न क्या क्या करना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आएगा। अब अगला लेक्चर जो है वो जो है क्या कहते हैं, कल का लेक्चर है हमारा नेक्स्ट, उसमें मैं बेटा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट लूंगी बेटा इस चैप्टर का। जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनको भी होमवर्क चला जाएगा कि मैंने आपको बायोलॉजिकल साइकिल्स करा दिए, मैंने आपको एयर करा दी, मैंने आपको वाटर करा दिया, आज हमारी सॉइल भी रिवाइज हो जाएगी। तो आप सबका कल ओरल टेस्ट है। बी रेडी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस चैप्टर। अब आ जाओ सॉइल इरोजन। इसमें हमने क्या करना है? सॉइल इरोजन है क्या, सॉइल इरोजन के कॉजेस, क्यों होती है सॉइल इरोजन, और थर्ड हमने इसमें क्या करना है, हाउ वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो हमारा चैप्टर खत्म, कंप्लीट। अगर हमने ये 3 टॉपिक कर लिए तो डिटेल में हमारे इस चैप्टर की रिवीजन भी हो गई। क्या क्या टॉपिक बोले हैं मैंने आपको? सॉइल इरोजन क्या होती है, सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या हैं, और थर्ड सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन सब बच्चों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है कि जब तेज बारिश आती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो रिमूव हो जाना, वो बह जाना, उसका हट जाना। आप सबको अच्छे से पता है ना, आप बहुत अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करते हो, आप बहुत रेगुलर हो, आपको मैंने डिटेल में बताया था सॉइल इरोजन क्या होती है। तो उसके बाद एक एक चैप्टर की रिवीजन भी हो रही है। अब रिवीजन में एक एक चैप्टर की जो रिवीजन हो रही है, जो बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनका अगर किसी भी कारण से पहले लेक्चर मिस हो गया है तो वो उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे बेस के साथ, अच्छा बेस क्या होता है, 9th जो है बच्चे वो 10th का बेस है, अच्छे बेस के साथ आप 10th में जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स लोगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? सॉइल इरोजन है रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप लेयर ऑफ सॉइल का रिमूव हो जाना। कैसे रिमूव हो जाना? 2 ही मेन रीजन है, स्ट्रॉन्ग विंड्स। पहला रीजन क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग विंड्स। और दूसरा रीजन क्या है? फास्ट रनिंग रेन वाटर। फास्ट रनिंग रेन वाटर। और दूसरा रीजन मैंने क्या बताया? स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स और फास्ट रनिंग वाटर जो है वो सॉइल की अपर लेयर को, सबसे हाई न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर को, टॉप लेयर को अपने साथ रिमूव कर देता है, बहाकर ले जाता है। टॉप लेयर सबसे फर्टाइल लेयर होती है बेटा। सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट उसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसे
उसका बह जाना, ट्रांसपोर्ट हो जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना, इसे क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। अब इसके कॉजेस, जो इसके कॉजेस हैं, वो मेन कॉजेस मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिए। तो लेकिन कॉजेस आप लिखोगे कैसे? आप पहला रीजन लिखोगे स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं से जो जब आती हैं तो सॉइल को अपने साथ बहाकर कैरी करके दूसरे प्लेस पर ले जाती हैं। दूसरा रीजन है हैवी रेन्स। हैवी बारिश, हैवी रेन्स भी अपने साथ सॉइल की अपर मोस्ट लेयर को बहा कर ले जाती है और वो सॉइल जो है अनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि उसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल में होते हैं, वो बहकर चले जाते हैं ड्यू टू हैवी रेन्स। थर्ड रीजन ये है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या मतलब है? ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है कि उसने सारी वेजिटेशन को खत्म कर दिया। सुना हुआ है आपने कि अगर सॉइल के ऊपर प्लांट्स लगे हो, सॉइल के ऊपर ग्रास लगी हो, सॉइल कवर्ड हो, तो तेज हवाएं और तेज बारिश उस टॉप मोस्ट लेयर को कम नुकसान पहुंचाएगी और सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स रिच लेयर है वो सेफ हो जाएगी, क्योंकि सॉइल क्या है? कवर्ड है। अब ह्यूमन सारे प्लांट्स को यूज करता जा रहा है, काटता जा रहा है, सारे ट्रीज को कट करता जा रहा है, लेकिन डिफोरेस्टेशन करता जा रहा है, लेकिन वो रीफोरेस्टेशन नहीं कर रहा। मान लीजिए अगर प्लांट्स को हमें चाहिए, प्लांट्स अपने एक्टिविटीज के लिए, हमें अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, फर्नीचर के लिए, तो प्लांट्स को कट कर दिया, लेकिन प्लांट्स को रीफॉरेस्टेशन करे, दोबारा ग्रो करे। यानी कि अगर प्लांट्स को यूज कर लिया है तो उसके बदले में सॉइल वेकेंट नहीं होनी चाहिए। सॉइल के ऊपर बार बार प्लांट्स लगाए जाए, सॉइल के ऊपर ग्रास का कवर दिया जाए, सो दैट कि जो है सॉइल इरोजन ना हो। तो अब यहाँ पर हमने रिफॉरेस्टेशन करनी है और प्लांट्स लगाने हैं। ये पॉइंट हमने कॉजेस में नहीं लिखना, ये पॉइंट हमने प्रिवेंशन में लिखना है। कॉजेस में हमने पहला पॉइंट बोला हैवी रेन्स, और दूसरा पॉइंट क्या बोला हमने? स्ट्रॉन्ग विंड्स, और थर्ड पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। और फोर्थ पॉइंट आप एक और लिख सकते हो इसमें, फ्रीक्वेंट फ्लड्स। फ्लड्स आने की वजह से कई ऐसे एरियाज हैं बेटा जहां पर लगातार फ्लड्स आते रहते हैं। अब लगातार फ्लड्स आने से क्या होता है? सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर बह जाती है। तो कॉजेस में आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स लिखने हैं, फास्ट रनिंग वाटर लिखना है, ह्यूमन एक्टिविटीज लिखनी है। ह्यूमन एक्टिविटीज में आप लिख सकते हो कि प्लांट्स को कट करना अपने यूज के लिए, जिससे सॉइल क्या है वो खाली हो जाती है और इजीली तेज हवाओं की हेल्प से और तेज बारिश की हेल्प से वो उड़ जाती है, ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे प्लेस पर चली जाती है। तो वहां आप सिर्फ ये लिख सकते हो, प्रिवेंशन नहीं लिख सकते। और लास्ट मैंने बोला फ्रीक्वेंट फ्लड्स या डस्ट स्टॉर्म्स आने की वजह से भी जो उस एरिया की फर्टाइल सॉइल है वो बहकर दूसरी जगह पर चली जाती है। अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक कि ऐसा ना हो, हम क्या क्या प्रिवेंशंस लें, हम सॉइल इरोजन को कैसे रोकें। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि हमने लैंड को खाली नहीं छोड़ना, हमने उसके ऊपर फार्मिंग करनी है। हमने लैंड को खाली नहीं छोड़ना, ताकि हमने विंड के स्पीड को ब्रेक करना है, हमने वाटर की स्पीड को ब्रेक करना है, हर जगह पर ब्रेक करना है जहां पर सॉइल है।
तो हम कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप क्या लिखोगे? ग्रासेस लगा दीजिए। क्या लगाओ बेटा? ग्रासेस लगा दो। और उस ग्रासेस के लगाने से या प्लांट्स के लगाने से, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो, ग्रास लगा दो। उस ग्रास के लगाने से, उन प्लांट्स के लगाने से बेटा क्या होगा? सॉइल कवर्ड हो जाएगी, जिससे विंड्स उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी जितना नुकसान खाली लेयर को पहुंचाते हैं। समझ आए? और इसके अंदर आपने सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है? टेरेस फार्मिंग। सब बच्चों ने टेरेस फार्मिंग क्या होती है बहुत बार 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड हर साल आपने ये मेथड्स सुने हुए हैं। ग्रासेस लगा दो, टेरेस फार्मिंग कर दो। क्या होती है ये टेरेस फार्मिंग? टेरेस फार्मिंग होती है कि फ्लैट फील्ड्स की स्टेप्स बना दो, हिली एरियाज में स्टेप्स बना दो। अब स्टेप्स से पानी जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेप्स से पानी जाने से उसकी वाटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा? स्लो हो जाएगी। हिली एरियाज में वो स्टेप्स बना देगा। टेरेस फार्मिंग में अगर आपने ये लिख दिया कि स्टेप्स बना दो और स्टेप्स पे वेजिटेशन ग्रो कर दो, प्लांट्स लगा दो, तो टेरेस फार्मिंग आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या है? ग्रासेस लगा देना। काउंटर बडिंग, कि जहां पर आपने फील्ड में प्लांट्स ग्रो करे हैं उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवार बना दो। कैसे? मैं बताती हूं अभी तुम्हें। ये देखो, मान लीजिए ये एरिया आपका है जहां पर आपने क्रॉप लगाई है, ये आपका फील्ड है, यहां पर आपने क्रॉप लगाई है। इसके इर्द गिर्द थोड़ी सी हाइट की क्या लगा दो? बाउंड्री। यहां मैं हाइट शो नहीं कर सकती, लेकिन कितनी हाइट की बाउंड्री बनानी है वो मैं शो कर सकती। आप इसको हॉरिजॉन्टल ना लेकर आप इसी हाइट को वर्टिकल समझिए। आपने इसको ऐसे वर्टिकल समझा, इतनी हाइट की उसकी चारों तरफ क्या बना देनी है? फील्ड के इर्द गिर्द बाउंड्री बना देनी है। ठीक है? बाउंड्री बनाने से क्या होगा? तेज पानी आया। अब तेज पानी अगर बाउंड्री ना हो तो तेज पानी सीधा क्रॉप्स के पास जाए। अब तेज पानी सीधा क्रॉप्स के पास जाएगा तो अपने साथ सारी क्रॉप को बहा कर ले जाएगा। स्पीड है उसके पास, तो हमने स्पीड को कम करना है। तो अब क्या है? बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री बनने से वाटर जो स्पीड से आ रहा है वो पहले इस बाउंड्री के साथ टकराएगा। बाउंड्री के साथ टकराने से फिर ऐसे जंप करके फील्ड में जाएगा, और जंप करके फील्ड में जाने से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या होगी? उसकी स्पीड कम होगी। आपने अपनी सड़कों पे भी तो ये सब देखा हुआ है ना, छोटी छोटी बाउंड्री बनी हुई, क्योंकि जहां पर कई सारी क्रॉसिंग्स होती हैं, मतलब लेफ्ट से भी रोड निकल रही है, राइट से भी रोड निकल रही है, और स्ट्रेट भी लोग जा रहे हैं, तो वहां पर छोटी सी हाइट बना देते हैं। और उस हाइट से लोग, हाइट की वजह से लोग अपनी बाइक्स की, अपनी कार की स्पीड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ताकि उनकी गाड़ी जंप ना करे, उनको चोट ना लगे। बिल्कुल वैसे ही छोटी सी बाउंड्री फील्ड के इर्द गिर्द बना देनी है, ताकि वाटर की स्पीड को हम क्या कर दें बच्चे? कम कर दें। राइट? तो हमने कौन कौन से मेथड पढ़े? हमने पढ़ा कि छोटी सी दीवार बना दो जिसे एम्बैंकमेंट कहते हैं, जिससे स्पीड कम हो जाए। लैंड को खाली मत छोड़ो, लैंड उसके इर्द गिर्द क्या लगा दो? क्रॉप्स लगा दो, उसके उस एरिया पे ग्रास लगा दो, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो, जिससे कि वो फर्टाइल लेयर रिमूव ना हो सके। वो उस प्लांट्स जो हैं उस फर्टाइल लेयर को बाउंड कर लेंगे, पकड़ लेंगे और उसको बहने नहीं देंगे। हमने ये चैप्टर बहुत डीपली रिवाइज किया है, बहुत डीपली रिवाइज किया है।
ये जो अब आपके दिसंबर एग्जाम आने हैं और इस दिसंबर एग्जाम में आपको ये चैप्टर आना भी है, राइट? तो आपको इसका कल मैं आपको ऐसे पढ़ना है कि हर चैप्टर आपको टिप्स पे। तो कल का आपका क्या लेक्चर रहेगा बेटा? कल मैं आपका टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, ओरल सब बच्चों से सुनूंगी और होप करती हूँ कि सब बच्चे इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है? करोगे अच्छे से? तुम सभी बहुत रेगुलर, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत गुड हो, तो आप करोगे। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब किसी को कोई डाउट फिर भी हो तो आप पूछ लेना। यस आकाश सर। आकाश सर। आकाश सर।